हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया। इन्होंने कार्क के पतले टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी कोठरियाँ दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। तो जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, अर्थात सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका जो है वो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हर जीव जो है वो एक कोशिका से बनी होती है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं सूक्ष्मदर्शी और नई खोजें। जब आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी का विकास हो गया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि एक अकेली कोशिका भी पूरा जीव हो सकती है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सभी क्या है? ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके डायग्राम नीचे देख सकते हैं। अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके विपरीत जिन जीवों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और वे मिलकर अलग अलग अंग बनाती हैं तो उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है, पौधे में जड़, तना, पत्ती और फूल, ये सभी क्या है? अलग अलग कार्य को करते हैं, इसलिए पौधा आपका आ जाएगा बहुकोशिकीय जीव में। उसके बाद अगला देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिकों का योगदान। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद लीeuwenhoek ने 1674 में जीवित कोशिकाओं को पहली बार देखा। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है वो मृत कोशिका की खोज की थी और लीeuwenhoek जो है वो जीवित कोशिकाओं को देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक की खोज की। उसके बाद अगला है पुरकिंजे 1839 में कोशिका के अंदर के तरल पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो पुरकिंजे ने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प और प से यहाँ याद रख सकते हो, पुरकिंजे और प्रोटोप्लाज्म। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद अगला है विर्चो ने 1855 में बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की जटिल संरचना को विस्तार से समझा गया। तो इन सभी वैज्ञानिकों को और उन्होंने क्या क्या खोज किया है, इन सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगला देखते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो क्या है? सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और मूल इकाई होती है। जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमारी उंगलियां कट जाती है, ठीक है, कट जाने के बाद वो फिर से पूरा भर जाती है ना, तो वो कैसी होती है? जो पुरानी जो कोशिकाएं हैं उससे ही नई कोशिका उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला है कोशिकाओं के प्रकार। तो सभी जीवों में एक जैसी कोशिकाएं नहीं होती। उनके शरीर की आवश्यकता और कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आवश्यकता और कार्य के अनुसार इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से ये कोशिकाएं मिलती हैं, जैसे कि रक्त कोशिका। रक्त कोशिका क्या काम करता है? ये शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन्स, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है।
इसका यही काम होता है। उसके बाद अगला है पेशी कोशिका। पेशी कोशिका का काम होता है शरीर की गति और चलने फिरने में मदद करती है। उसके बाद अगला है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है? ये संदेशों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है वो संदेशों का आदान प्रदान करती है। उसके बाद अगला है अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, तो ये हड्डियों का निर्माण करती है और शरीर को मजबूती देती है। उसके बाद अगला कोशिका है शुक्राणु, जनन प्रक्रिया में भाग लेती है। उसके बाद अगला है अंडाणु, ये जो है नई संतान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है वसा कोशिका। वसा कोशिका काम करती है शरीर में ऊर्जा का संचय करती है। वसा कोशिका से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद अगला है कोशिकाओं के प्रकार, जैसे कि इसको डायग्राम से हम समझ सकते हैं। रक्त कोशिका, ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख कोशिकाएं। रक्त कोशिका हो गया, पेशी कोशिका हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गया, अस्थि कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु और वसीय कोशिका। इसके बाद अगला है कोशिकाओं का आकार और आकृति। तो कोशिकाओं का आकार और बनावट उनके कार्य के अनुसार तय होती है। ठीक है, कोशिका का जो आकार और बनावट है वो उसके कार्य के अनुसार ही होती है। कुछ कोशिकाएं जो है अपना आकार बदल सकती है, जैसे कि हो गया अमीबा। अमीबा जो है वो अपना आकार बदल सकती है। कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। हर कोशिका जो है अपने विशेष कार्य को ध्यान में रख कर बनी होती है, अर्थात संरचना और कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद अगला है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर को ही ले लीजिए, हमारे शरीर में जो है हृदय, ये काम करता है रक्त को पंप करने का। फेफड़ा जो है ये श्वसन में काम आता है। उसके बाद है इसी तरह एक कोशिका के अंदर भी अलग अलग भाग कोशिकांग विशेष कार्य करते हैं, इसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। तो श्रम विभाजन किसे कहेंगे? जिसमें अलग अलग अंग जो मिलकर पूरा एक शरीर में रहता है और सभी के कार्य अलग अलग होते हैं, इसे ही श्रम विभाजन कहेंगे। उसके बाद अगला है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के भीतर मौजूद विशेष संरचनाएं जो अलग अलग काम करती है उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंदर भी अलग अलग कोशिकांग अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहेंगे। ये सभी अंग क्या है, अलग अलग काम को करती है। हर कोशिकांग का अपना निश्चित कार्य होता है। इन्हीं के कारण कोशिका जीवित रहती है, ऊर्जा बनाती है और भोजन का निर्माण करती है या पाचन करती है और आवश्यक पदार्थों का निर्माण करती है। कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं ये सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या दिख रहा है। सेंट्रियोल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, इन सभी का क्या है, अलग अलग कार्य होता है। इन सभी को हम कोशिकांग कहते हैं। उसके बाद अगला है कोशिका का संगठन। कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है वो सभी इसमें देखेंगे। कोशिका जो है वो कई छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी होती है। ये सभी भाग मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। तो कोशिका के मुख्य घटक हैं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये बाहरी आवरण होता है। केंद्रक ये नियंत्रण केंद्र होता है, ये कोशिका के सेंटर में स्थित होता है। और कोशिका द्रव्य अंदर का तरल भाग जिसमें सभी अंग स्थित होते हैं, ये सभी आपके आ जाएंगे कोशिका द्रव्य में। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली आपका हो जाएगा ये बाहर वाला, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बाहर वाला को बोलेंगे। और केंद्रक ये कोशिका के बीच में रहेगी। और अगला क्या बोला है, कोशिका द्रव्य, ये दोनों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में आ जाएगी। उसके बाद अगला देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं।
सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका की सबसे बाहरी सुरक्षा परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये एक सुरक्षा परत है। इसके मुख्य कार्य हैं कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखना। दूसरा है आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देना और अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोकना। ये इसके कार्य हैं। क्योंकि यह कुछ पदार्थों को गुजरने देती है और कुछ को रोकती है, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देगी और कुछ पदार्थों को रोक कर रखेगी बाहर में ही, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यहाँ पर कोशिका झिल्ली का डायग्राम आप देख सकते हैं। इसे यहाँ पर दिखाया गया है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। उसके बाद अगला है विसरण, डिफ्यूजन। जब किसी पदार्थ के कण अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर अपने आप चलने लगते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। विसरण किसे कहेंगे? जब अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर गति होगी। इस प्रक्रिया में किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है? स्वतः ही होती है। इसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। कोशिका के अंदर और बाहर गैसों का आदान प्रदान इसी प्रक्रिया से होता है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, कोशिका के अंदर बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बाहर की कम सांद्रता वाली जगह की ओर निकल जाती है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो अंदर में क्या है? उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है और कोशिका की बाहर में जो सांद्रता है वो कम होती है। तो इसका गति जो है वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। इसे ही विसरण कहते हैं। दूसरा है जब कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वह बाहर से अंदर की ओर चली जाती है। जब क्या होता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन इसकी लेवल क्या है? कम हो जाती है और कोशिका की बाहर ऑक्सीजन की लेवल जो है वो ज़्यादा रहती है। तो अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ठीक है, तो इसके आप उदाहरण देख लिए। अब अगला है परासरण, ऑस्मोसिस। जब जल के अणु एक विशेष प्रकार की झिल्ली, जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, के माध्यम से अधिक जल वाले क्षेत्र से कम जल वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं तो इसे परासरण कहते हैं। जब जल जो है अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर जाएंगे तो उसे परासरण कहेंगे। विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है और परासरण में केवल जल का आदान प्रदान होता है। यह विसरण का ही एक विशेष रूप होता है, लेकिन इसमें केवल जल की ही गति होती है। विसरण में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन परासरण में जल का आदान प्रदान होता है। इसके बाद अगला है परासरण के प्रकार। पहला है अल्प परासरण विलयन, जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के बाहर जल की मात्रा अधिक होती है तब जल अंदर प्रवेश करता है। इससे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। जैसे कि उदाहरण है कोशिका को शुद्ध पानी में रखना। जब कोशिका को शुद्ध पानी में रखेंगे तो कोशिका के बाहर क्या है? जल की सांद्रता, जल की मात्रा क्या है? अधिक है और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम होती है। तो इसमें क्या होगा? अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर जल का आदान प्रदान होगा, गति होगा। तो इससे कोशिका जो है वो फूल जाएगी। इसे ही अल्प परासरण विलयन कहेंगे। उसके बाद दूसरा है समपरासरण विलयन, जिसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के अंदर और बाहर जल की मात्रा समान होती है तो जल का अंदर बाहर आना संतुलित रहता है। कोशिका के आकार में कोई बदलाव नहीं होता। जब कोशिका के अंदर और बाहर जल की मात्रा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो इसमें न तो जल अंदर आएगा और न ही जल बाहर जाएगा। तो क्या होगा? कोशिका का आकार बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। उसके बाद तीसरा है अतिपरासरण विलयन, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के बाहरी घोल अधिक सांद्र होता है, जैसे कि नमक या शक्कर अधिक हो,
तो जल कोशिका से बाहर निकलने लगता है। जब हम कोशिका को नमक या फिर शक्कर के घोल में डाल देंगे तो कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा है वो वहाँ क्या है, अधिक है, और कोशिका के बाहर मतलब कि नमक के घोल में जल की मात्रा कम रहेगी। तो जल का जो आदान प्रदान है वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होने लगेगा। तो इससे क्या है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार के विलयन को अति परासरण विलयन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, कोशिका को अधिक नमक या शक्कर वाले घोल में रखना। जैसे नीचे डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अल्प परासरण विलयन में देखिए, कोशिका जो है, कोशिका के अंदर पानी आ रहा है जिससे कोशिका फूली हुई दिखाई दे रहा है। दूसरा में देखिए समपरासरण विलयन। इसमें जल का जो गति है वो ना तो अंदर आ रहा है और ना ही बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार के विलयन को समपरासरण विलयन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है अति परासरण विलयन। जब कोशिका को हम लोग नमक या फिर शक्कर के घोल में डाल दिए हैं तो जल जो है वो कोशिका के अंदर से बाहर जाने लगती है। तो इससे कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। तो इसको डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद अगला है परासरण के प्रभाव। तो परासरण के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। परासरण की प्रक्रिया के कारण कोशिका के आकार में परिवर्तन हो सकता है। पौधे कोशिकाओं में जल भरने से वे ताजी और तनी हुई दिखती है। ये सभी क्या है, परासरण के प्रभाव हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं में भी मदद करती है। मतलब परासरण क्या है, कोशिका के अंदर विभिन्न जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें भी यह मदद करती है। उसके बाद अगला है जीवों में परासरण और विसरण का महत्व। अलवणीय अर्थात मीठे जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव और अधिकांश पौधे की कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो है, जो जल में रहते हैं, और पौधे, ये क्या है, परासरण के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। पौधे की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण भी परासरण का ही उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद परासरण और विसरण की प्रक्रिया कोशिका में जल और गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के माध्यम से कोशिका बाहरी वातावरण से पोषक तत्वों को अंदर ला पाता है, और अनेक पदार्थों का कोशिका के अंदर आना और बाहर जाना भी विसरण से होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों में पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है, जिसको सक्रिय परिवहन कहते हैं। उसके बाद अगला है प्लाज्मा झिल्ली और एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसका लचीलापन एक कोशिकीय जीवों को बाहरी वातावरण से भोजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ अंदर लेने में सहायता करती है। जब कोशिका झिल्ली भोजन कणों को घेर कर अंदर लेती है, एंडोसाइटोसिस क्या है, जब कोशिका झिल्ली भोजन कणों को घेर कर अंदर लेती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे। यह अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा जो है वो अपना भोजन इसी विधि से प्राप्त करता है। उसके बाद अगला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति के जो है ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज पौधों को मजबूती और आकार प्रदान करता है। इसी कारण पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं। जब किसी पौधे की कोशिका से परासरण के कारण पानी बाहर निकल जाती है तो कोशिका की झिल्ली और अंदर का पदार्थ सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को एक सरल प्रयोग के द्वारा समझते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं पौधे की कोशिका का डायग्राम दिया गया है। तो सबसे बाहरी परत आपकी हो जाएगी कोशिका भित्ति, उसके अंदर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ये वाली आपकी हो जाएगा कोशिका भित्ति और इसके अंदर के जो झिल्ली है वो है कोशिका झिल्ली। ये आ जाएगा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक आ जाएगा, ठीक है। वो केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रयोग। रियो की पत्ती, इसका पतली स्लाइड लेकर हम इसको पानी में रख देंगे कुछ समय के लिए। उसके बाद इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं, जिसे बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। अब यदि उसी स्लाइड पर नमक या शक्कर का गाढ़ा घोल डालें तो कुछ समय बाद कोशिका के अंदर का द्रव्य सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसे ही जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। लेकिन यदि पत्तियों को पहले उबाल दिया जाए जिससे कोशिका मर जाए और फिर वही प्रयोग दोबारा किया जाए जैसा कि ऊपर में किया गया है, तो कोई भी जीव द्रव्य कुंचन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परासरण केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती। कोशिका भित्ति पौधों, कवकों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को फटने से बचाती है। जब कोशिका पानी लेती है तो क्या हो जाएगा? वो फूल जाती है, पर कोशिका भित्ति उसे फटने नहीं देगी। यही कारण है कि पौधे की कोशिकाएं बदलते वातावरण में भी जंतु कोशिकाओं की तुलना में अधिक सहन कर पाती है। उसके बाद अगला देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। कोशिका का महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। इसे देखने के लिए हम लोग आयोडीन, सेफ्रानिन, मेथाइलिन ब्लू जैसे रंगों का उपयोग करते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कोशिका केंद्रक झिल्ली में क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम जो है कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के समान होते हैं। इन क्रोमोसोम में डीएनए होता है जो माता पिता से संतानों में गुण पहुंचाता है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम किससे किससे मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए का छोटा क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। डीएनए का क्रियात्मक भाग छोटा क्या कहलाएगा? जीन कहलाता है। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती तब यही पदार्थ क्रोमैटिन के रूप में जाल जैसी संरचना में उपस्थित रहता है। मैं कोशिका विभाजन के समय यह संगठित होकर क्रोमोसोम बना लेता है। उसके बाद अगला देखेंगे केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक के क्या क्या कार्य होते हैं? यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है और कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है। ये सभी केंद्रक के कार्य होते हैं। उसके बाद अगला है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट किसे कहेंगे और यूकैरियोट किसे कहेंगे? कुछ जीव जो है जैसे कि बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता क्योंकि उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसे जीवों को बोलेंगे प्रोकैरियोट जीव। और जिन जीवों की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और केंद्रक झिल्ली होगी उसे यूकैरियोट बोलते हैं। अब इसके कोशिका के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाएं। प्रोकैरियोट कोशिकाएं संरचना में सरल होती हैं। इनमें वे अधिकांश कोशिकाएं नहीं पाए जाते जो यूकैरियोट कोशिकाओं में होते हैं। इनके कई कार्य कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किसी विशेष प्लास्टिड में नहीं बल्कि झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में जैसे कि पौधे की कोशिकाओं में क्लोरोफिल विशेष अंग जिसको प्लास्टिड कहते हैं
में उपस्थित होते हैं। तो यूकैरियोट कोशिका में क्या होगा, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट कोशिका, यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद अगला देखते हैं प्रोकैरियोट कोशिका की विशेषताएं। तो प्रोकैरियोट क्या है, ये आकार में छोटे होते हैं, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। इसका केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता। इसे केंद्रिकाएं या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं। सामान्यतः इसमें एक ही प्रकार के क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के विशेषताएं हैं। उसके बाद अगला है यूकैरियोट कोशिका की विशेषताएं। तो ये यूकैरियोट कोशिका जो है ये आकार में बड़े होते हैं, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। इसमें स्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र होते हैं और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं और सभी कोशिकांग जो है वो झिल्ली युक्त होते हैं। उसके बाद अगला है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली के अंदर भरा हुआ अर्धद्रव्य पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह एक तरल जैसा माध्यम होता है जिसमें कोशिका के विभिन्न अंग मौजूद रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में कोशिका के विभिन्न अंग मौजूद रहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना अलग कार्य होता है, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को एक साथ जीव द्रव्य कहा जाता है। उसके बाद अगला है कोशिकांगों की झिल्ली। अधिकांश कोशिकांग झिल्ली से घिरे होते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते और यूकैरियोट कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं वायरस से झिल्ली का महत्व। तो झिल्ली का महत्व क्या होता है, इसको वायरस से हम समझते हैं। जैसे कि वायरस में किसी प्रकार की कोशिकीय झिल्ली या पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसी कारण ये स्वयं जीवित नहीं रह पाते। वायरस जो है ये स्वयं जीवित नहीं रह पाते। ये तब सक्रिय होंगे जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसकी कोशिकीय मशीनरी का उपयोग करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। उसके बाद अगला है कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।